अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस देख रहे थे। जो हमने बुक यूज़ की है उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर कंटिन्यूशन में देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 24-C। हैंड आउट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। और इसी एग्जांपल को हम सॉल्व भी करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। ओके, हमें एक एनालिस्ट है। एक एनालिस्ट किसी भी तरह का एनालिस्ट हो सकता है। क्रेडिट एनालिसिस भी कर सकता है, लिक्विडिटी एनालिसिस भी कर सकता है, सॉल्वेंसी एनालिसिस भी कर सकता है। एनालिस्ट क्या कर रहा है इस वक्त? कंपनी की एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है और लिक्विडिटी रेशियोज को फॉलो कर रहा है। एक्टिविटी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज को फॉलो कर रहा है। और उसने लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स जो है ना वो कंप्यूट किए हुए हैं। तो उसने ये जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो 2008, 2007, 2006 के हैं। सबसे पहले उसने करंट रेशियो निकाली है, क्विक रेशियो निकाली है, डेज ऑफ इन्वेंट्री, कितने दिन तक इन्वेंट्री जो है आपके वेयर हाउस पे रहती है, और कितने दिन बाद रिसीवेबल्स आपको पैसे देते हैं, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट द एनालिस्ट शुड इन्फर फ्रॉम दीज रेशियोज टेकन टुगेदर। तो वो कह रहे हैं इंडिविजुअली देखे नहीं, अगर इनको ऑल टुगेदर देखा जाए तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट कंपनी। तो कंपनी की सिचुएशन के बारे में हमें क्या बताता है? तो लेट्स स्टार्ट विद पहले जो हमारे पास एनालिसिस है वो है करंट रेशो का। तो करंट रेशो पहले 1.23, फिर इंक्रीज होके कितनी होगी 1.5, फिर इंक्रीज होके कितनी होगी 2.0। करंट रेशो होती क्या है? करंट रेशो का हमने फॉर्मूला देखा था, दिस इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है? स्टॉक आता है आपके पास, रिसीवेबल्स आते हैं आपके पास, जैसे स्टॉक और इन्वेंट्री एक हो गया, कैश आ गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जबकि दूसरी जो रेशो है वो हमें ये बता रहे हैं कि ये वाली रेशो जो है वो इम्प्रूव हो रही है। दैट कुड ऑल्सो टेल अस कि करंट एसेट्स हमारे ज्यादा और हैं कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ लायबिलिटी वी हैव 2 रुपीज ऑफ एसेट्स इन 2008। तो अच्छी पोजीशन है। 1 रुपया देना, मेरी जेब में 2 रुपए पड़े हुए हैं, तो आई शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस होल सिनेरियो। इसी तरह अगर हम इसको कपल करें एक और चीज के साथ, पहले मेरी क्विक रेशियो क्या थी? 1 थी, फिर कम होके कितनी होगी 1.8 होगी, फिर कम होके कितनी होगी 0.5 होगी। जबकि क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम इन दोनों रेशियोज को देखें, इन दोनों रेशियोज में क्या डिफरेंस है? इसमें टोटल करंट एसेट्स हैं, इसमें करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी है। तो वी शुड बी एबल टू टेल समथिंग अबाउट दिस। पहली क्या चीज है कि ये वाला पोर्शन, हम पहली चीज जो इन्फर कर सकते हैं, जो एनालिस्ट के तौर पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि या तो हमारी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। क्योंकि जब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा तो ये न्यूमिरेटर जो है ये छोटा रह जाएगा। और इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो ड्रॉप आएगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है? हमारे ओवरऑल एसेट्स ही कम होते जा रहे हैं, इन्वेंट्रीज कम होती जा रही हैं। अगर इन्वेंट्रीज कम होंगी तो हमारे करंट एसेट्स ही कम होंगे। करंट एसेट्स कम होंगे तो इसकी वजह से भी हमारी क्विक रेशो जो है वो फॉल हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी अगर थर्ड रेशो की तरफ चलते हैं, डेज ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। तो पहले 30 डेज तक इन्वेंट्री वेयर हाउस में रहती थी, अब 50 डेज तक रहती है। और उसके बाद आज 2008 की क्या पोजीशन है? 60 डेज तक इन्वेंट्री जो है वो मेरे इन हैंड पड़ी हुई है। तो अब दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं यहाँ से? क्या हम एनालिसिस और क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या हो रहा है? तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इन्वेंट्री की जो मूवमेंट है वेयर हाउस से यूज होके बाहर निकलने की, वो स्लो होती जा रही है। स्लो क्यों होती जा रही है? क्योंकि ज्यादा देर तक इन्वेंट्री जो है वो फ्लोर के ऊपर पड़ी है। डेज ऑफ इन्वेंट्री क्या बताता है कि हमारी इन्वेंट्री कितने दिन तक हमारे पास पड़ी रही है। फिर सेल्स आउटस्टैंडिंग कहते हैं बाहर कितने दिन पड़ी रहती है। पेबल्स का मतलब है हमने कितने दिन बाद इनको पैसे दिए हुए हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि भाई इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज्ड ही पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। और यही ऊपर वाली दो रेशियोज के ट्रेंड को प्रूव भी कर रही है कि क्विक रेशियो हमारी क्यों फॉल हो रही है, क्योंकि इन्वेंट्रीज की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई है। नंबर वन, इन्वेंट्रीज की मूवमेंट स्लो डाउन होगी तो इसका मतलब ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो आपके वेयर हाउस पे पड़ी हुई है। दैट मीन्स इन्वेंट्री का पोर्शन जो इंक्रीज हो रहा है हमारा, उसकी वजह से हमारी क्विक रेशियो जो है वो फॉल हो रही है। और करंट एसेट की जो करंट रेशियो है हमारी इंक्रीज हो रही है। तो अभी हमने क्या किया? पहले हमने एक रेशियो को इंडिविजुअलिटी में देखा, फिर हमने इसको दूसरी रेशियो के साथ कंबाइन करके देखा, और फिर हमने लास्ट में क्या देखा? इन तीनों को कपल अप करके देखा कि हमें क्या रिजल्ट जो है वो सामने आता जा रहा है। अच्छा, अब
लास्ट क्या, डेज ऑफ सेल आउटस्टैंडिंग। पहले हम 40 दिन बाद कस्टमर से पैसे ले रहे थे, फिर 30 डेज बाद कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, और लास्ट में हम क्या करें, 20 डेज बाद कस्टमर से पैसे ले रहे हैं। दैट मीन्स हम कस्टमर से पैसे जो है वो जल्दी जल्दी कलेक्ट करते जा रहे हैं। क्यों कलेक्ट करते जा रहे होंगे, हमारी इन्वेंट्री स्लो डाउन हो गई है। पहला इफेक्ट तो यही है, जब इन्वेंट्री स्लो डाउन होगी इसका मतलब हमारी जो मूवमेंट है, जो स्टॉक की रोटेशन है वो कम हो गई है। जब स्टॉक की रोटेशन कम हो गई तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं हमारे पास पैसे आना जो है वो मुश्किल हो गए हैं। हमारा जो कैश है वो स्टक हो गया है हमारी इसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। वी नीड मोर कैश टू रन आवर ऑपरेशंस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर कलेक्टिंग कैश अर्लियर देन रूटीन फ्रॉम आवर कस्टमर्स। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, तो हम कह रहे हैं हम कस्टमर से फास्टर रेट के ऊपर कलेक्शन कर रहे हैं टू मेक अप ऑफ आवर पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हम लोगों की रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम दीज टर्मिनोलॉजीज। तो आपने सीखना क्या है, एक तो रेशो वो है कि कंप्यूट क्या करना है, दो नंबर्स लिए उनको डिवाइड कर दिए, दूसरा ये नंबर्स हमें बता क्या रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं और हम इस क्वेश्चन को भी आंसर की करने की कोशिश करते हैं। इसी के नीचे 24 पॉइंट सी के अंदर ये आंसर आप एक दफा जरूर पढ़िएगा ताकि आपको और ज्यादा चीज जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। दिस हैंड आउट इज ऑलरेडी विद यू, यू कैन ऑल्सो सी दिस हेयर एज वेल। आगे हम चले तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक और कंपनी आ रही है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि अब देन अगेन देयर इज एन एनालिस्ट जो कि क्या कर रहा है, कंपनी की सेवरल रेशियोज को कंपेयर कर रहा है अपनी लास्ट ईयर की रेशियोज के साथ। ठीक है, और करंट इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ, इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है और आपकी कंपनी पिछले 2 सालों से क्या करती जा रही है। अच्छा, अब वो कह रहा है फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है डिस्कस हाउ दीज रेशियोज कंपेयर विद द कंपनीज परफॉर्मेंस लास्ट ईयर एंड विद द इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस। तो कह रहा है लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें और साथ साथ जो है आप इसको विद इंडस्ट्री भी कंपेयर करें। तो पहली रेशो वही देखते हैं, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लास्ट ईयर हमारी करंट रेशो थी 2.1, इस ईयर जो हमारी करंट रेशो है दैट इज 1.9, जबकि ओवरऑल इंडस्ट्री की एवरेज देखें दैट इज 1.5। तो अगर हम देखें कि अगर जस्ट लुकिंग एट द नंबर, लास्ट ईयर से तो हम लोग डिक्रीज हुए हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग बेटर देन व्हाट इंडस्ट्री इज डूइंग 1.5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम इसके साथ कुछ और प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। और प्रिडिक्ट का क्या मतलब है, हम ये हो सकते हैं कि भाई कोई ना कोई हमारा एक करंट एसेट्स है जो ज्यादा पड़ा हुआ है हमारे पास कंपेयर टू इंडस्ट्री, या तो वो दैट इज बिकॉज पुअर मैनेजमेंट है, या हमारे पास अभी हमने इन्वेस्ट कहीं नहीं किया हुआ है कैश। क्यों, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि दैट इज व्हाई वी हैव मोर देन व्हाट इंडस्ट्री इज कीपिंग विद देम इन देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम अभी जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम ये कह सकते हैं कि वी आर डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर बट स्टिल डूइंग बेटर देन द इंडस्ट्री। सेकंड रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हम देखें क्या हो रहा है, पहले जी प्रीवियस ईयर में हम वी वर डूइंग 2.3 टाइम्स, करंट ईयर में वी आर डूइंग 2 ट्वाइस, और जो इंडस्ट्री एवरेज है दैट इज गोइंग 2.4। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि जो हमने एसेट्स इन्वेस्ट किए हुए उनसे हम सेल्स कितनी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कंपनीज एबिलिटी टू मैनेज एसेट्स, इन एसेट से रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट ईयर से डाउन है और इंडस्ट्री से भी ओवरऑल डाउन है। दिस रिफ्लेक्ट्स के भाई कि देर इज सम प्रॉब्लम विद आवर मैनेजमेंट ऑफ द एसेट, या एसेट्स वो टर्नओवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो इंडस्ट्री एसेट से ले रही है, जो कि सिमिलर एसेट्स है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे कंपेटिटर्स है। आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें क्या बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। पिछले साल वी वर एट 5.8%, दिस ईयर वी आर एट 5%, जबकि इंडस्ट्री किस पे चल रही है, 6.5% पे चल रही है। तो हम इंडस्ट्री से तो काफी ज्यादा डाउन है, एंड दिस इज बैड साइन, क्योंकि हम अपने पीयर्स के मुकाबले में वी आर अर्निंग लेस नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स देन आर कंपेटिटर्स। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि भाई व्हाट इज द रीजन, क्या कोई एक्सपेंसेस का डिफरेंस है या हमारे सेल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये फर्दर एनालिसिस का पार्ट है कि व्हाट सीम्स टू बी द एरर, कि कहाँ पे ये मसला आ रहा है।
इंडस्ट्री जो है ओनर्स को, कॉमन इक्विटी ओनर्स को कितने परसेंट अर्न करके दे रही? 19.8%। वी वर डूइंग 24.1 लास्ट ईयर, दिस ईयर वी आर डूइंग 21.1। तो इट इज बेटर देन आर इंडस्ट्रीज कंपेटिटर, बट वी आर स्टिल डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी का मतलब है कंपेयर टू इक्विटी हमारे पास डेट कितना है। तो लास्ट ईयर इट वाज 99.4%, इस ईयर 80.9% है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज इज 35.7। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हम थोड़ा सा जरा इनको देखें, कपल अप करके देखें कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला है कि भाई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा टोटल एसेट टर्नओवर भी डाउन है। टोटल एसेट टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमें लग रहा है हमारी सेल्स डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो गया है। और उसके बाद क्या है? हमारे पास वी आर हाईली लेवरेज्ड। हाईली लेवरेज का मतलब है अगर मेरे पास 1 रुपया का डेट है तो 1 रुपए की मेरे पास इक्विटी है। और इसी की वजह से मेरे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो, जिसे कह रहे हैं वी आर आउट परफॉर्मिंग आर कंपेटिटर्स। ओके, इसके अलावा क्या है? हाँ, एक और चीज ये देख लेते हैं। 99.4 से कम होके कितना आ गया? 80.9%। तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कंपनी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट्स डेट। कंपनी पे डाउन करती जा रही है, बट स्टिल इट इज फार अवे फ्रॉम जो इंडस्ट्री का एवरेज रखा हुआ है। ठीक हो गया? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा आंसर्स को, ताकि आपको आंसर्स को एक्सप्लेन करने की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होती जाए। Now there are quizzes 24.1 से लेके ये आई थिंक 11 क्वेश्चन है। हम देखते हैं इनको एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। विल सी कि हम इसको कहाँ तक इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कॉमन साइज एनालिसिस से रिलेट कर रहा है। और एक सेकंड मैं, द टू स्टडी ट्रेंड्स इन अ फर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या पैटर्न रहा है हमारा पिछले ईयर्स के अंदर। वो कह रहा है द एनालिस्ट शुड स्टैंडर्डाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नंबर्स टू अ कॉमन साइज्ड बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय किससे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये हम देखना चाह रहे हैं लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो सामान आपने बेचा है वो आपको कितने का पड़ा था। तो लेट्स सपोज अगर 100 रुपीज की सेल थी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 80 है इस साल का, तो हम इसको कंपेयर करने के लिए क्या देखेंगे? लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर वो सेल्स का कितने परसेंट था, उससे लास्ट ईयर वो सेल्स के कितने परसेंट था। दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई कॉमन साइज बेसिस पे करना है। कॉमन साइजेस क्या है? हमने बोला था जब हम इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं तो हर चीज को डिवाइड किससे करते हैं? सेल्स के साथ। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉमन साइज करना है तो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू डू इट बाय सेल्स। अगर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को करना होता तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किस चीज का आइटम है? बैलेंस शीट में आती है। कहाँ पे आती है? करंट एसेट्स के अंदर। और बैलेंस शीट के जो सारे आइटम्स होते हैं वो किस पे डिवाइड होते हैं? टोटल एसेट्स के ऊपर डिवाइड होते हैं। और नेट इनकम जो है वो तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ रिलेशनशिप तो है, बट नॉट इन अ कॉमन साइज एनालिसिस। ओके, पार्ट बी, which of the following is least likely a limitation of financial ratios। हम financial ratios निकाल लेते तो हमने बोला था why we are using financial ratios। तो फाइनेंशियल रेशियोज में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ। दूसरी चीज वो कह रहे हैं लीस्ट लाइकली। लीस्ट लाइकली का मतलब इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज तो पहला देख लेते हैं। डेटा ऑन अ कंपेरेबल फर्म्स आर डिफिकल्ट टू एक्वायर। Determining the target or comparison value for ratio requires judgment। This is true because अगर आपने किसी चीज को कंपेयर करना है तो you need to know कि आप इसके ऊपर किस चीज की बेसिस पे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, और इसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है what that answer is telling you about। और वो कह रहा है कि डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रिक्वायर द एनालिस्ट टू एडजस्ट द डाटा बिफोर कंपेयरिंग रेशियोज। यस, बिकॉज कोई आदमी फाइफो यूज कर सकता है, कोई आदमी लाइफो यूज कर रहा हो सकता है। किसी आदमी ने किसी तरीके से या किसी और मेथड से एक वैल्यू फाइंड आउट की भी, आपने किसी और मेथड से फाइंड आउट की।
लेकिन अगर आपने ए वर्सेस बी को कंपेयर करना है तो यू विल मेक श्योर कि सारे जो है वो एक ही फुटिंग के ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात है, ये ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं जिनके लिए ऊपर ये एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे होते हैं, दीज आर लिस्टेड एंटिटीज और इनका डाटा जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पार्ट ए इज लीस्ट लाइकली द रीजन, जो कि हमें कह रहा हो कि इज अ लिमिटेशन ऑफ रेशोज। ओके जी। RGB इनकॉर्पोरेटेड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, ये उसने 1 लाख की परचेजेस की हुई है। द बैलेंस शीट शोड द एवरेज अकाउंट्स पेएबल बैलेंस ऑफ 12,000, और वो कह रहा है कि RGB's पेएबल पेमेंट पीरियड इज क्लोजेस्ट टू। पेमेंट पीरियड मींस हम अपने पेएबल्स को कितने देर के बाद पैसे देते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट पेएबल डेज। पेएबल डेज का फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है? पेएबल टर्नओवर का फॉर्मूला है हमारे पास क्या आ रहा है, परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल्स। तो परचेजेस हमारे पास कितनी है, 100,000। एवरेज पेएबल्स हमारे पास कितने हैं, 12,000। ये आ गया हमारे पास एक आंसर, दिस इज 8.33। और इसका क्या आंसर आ जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय 8.33। और ये आंसर इज 43.8 डेज, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44 डेज। अच्छा, इस नंबर से हम कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सबसे बड़ी हमने रीजन क्या बताई थी, आइसोलेशन में ये नंबर नहीं चलते। आपको इसके लिए कोई ना कोई कंपैरिजन सेट करना पड़ेगा, तब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तब ये नंबर्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है आरजीबी इंक हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ $45,000 ऑन सेल्स ऑफ 150,000। तो अगर वो 150,000 की सेल करें तो 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी की आएगी, 1,05,000। The balance sheet showed average total assets of 75,000 with an average inventory balance of 15,000। दोनों चीजें हमें दे दी हैं। तो वो कह रहा है कि एसेट टर्नओवर बताना है नंबर 1 और इन्वेंट्री टर्नओवर बताना है नंबर 2। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। एवरेज एसेट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेल्स थ्रू आउट द ईयर होती है, पूरा नंबर है। एवरेज एसेट्स में क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग होल ईयर का जो ट्रेंड है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एंडिंग एसेट्स लेंगे तो वो लास्ट ईयर के एसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें बहुत सारे बाइसेस आ सकते हैं, जैसा कि शायद हमने एसेट ही लास्ट डे पे परचेज किया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से ये नंबर सही रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दैट इज वाई वी एवरेज आउट। तो अगर एसेट टर्नओवर का देखें, सेल्स हमारे पास गिवन है 150,000 और एवरेज हमारे पास एसेट्स गिवन है 75,000। तो हमारे पास ये तो आ गया 2। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा नंबर ऑलमोस्ट शायद तकरीबन आंसर यही हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास है नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बताई हुई है कितनी है, 105,000। हमने बताया था कैसे, कैसे आई 105,000, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आपको गिवन है 150 की, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 45 का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की आ जाएगी, 105। एवरेज इन्वेंट्री उन्होंने बताया हुआ कितनी गिवन है, 15,000। तो दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी। ओके, गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, हमें एनुअल सेल्स दी हुई है 100,000, अकाउंट्स पेएबल दिया हुआ है हमारे पास 30,000, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ 25,000। हमें फाइंड आउट करना है रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड आउट करना है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में हम पैसे रिकवर कर लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होगा, पहले भी हमने पहले फाइंड आउट करना था रिसीवेबल टर्नओवर। पहली चीज क्या फाइंड आउट करेंगे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो।
रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। सेल्स हमारे पास कितनी आ रही है? हमारे पास 100,000 की सेल्स है। एवरेज रिसीवेबल हमारे पास कितने? 25,000 के। तो इसका आंसर आ रहा है 4। एक तो ये आ गया, हमें पता चल गया, दिस इज वन आंसर। सेकंड आंसर क्या है? 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? 91 डेज। तो दिस इज सी आंसर। तो कंप्यूटेशन बहुत इजी है, मुश्किल काम क्या है? एनालिसिस करना। हम देखते हैं शायद हमारे पास एनालिसिस का और कोई क्वेश्चन भी आ जाए। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या आ रहा है कि कंपनी की करंट रेशियो इज 1.9। ठीक है। अगर वो कह रहा है इफ सम ऑफ द अकाउंट्स पेएबल आर पेड ऑफ फ्रॉम द कैश अकाउंट, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा कैश इज अ करंट एसेट, ठीक है, और अकाउंट्स पेएबल इज आर करंट लायबिलिटी, अगर अगर दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं और करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, then numerator decreases less in percentage terms than the denominator, और क्विक रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मैंने डायरेक्ट आंसर ही निकाल लिया। एक सेकंड, हम देख लेते हैं हम क्या कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लेट्स सपोज ये रेशियो है हमारे पास 3 की। 3 का क्या मतलब है कि करंट एसेट्स 3 के हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितने की? आपके पास 1 की है। तो अगर हम ये कहें कि भाई अगर आपने कोई अकाउंट्स पेबल कैश से पे कर दिए, लेट्स सपोज 0.5 के अकाउंट्स पेबल थे, वो आपने पे कर दिए, तो 0.5 से अगर आप पे करेंगे तो आंसर ये 0.5 से कम हो जाएगा और लाइबिलिटीज भी आपकी 0.5 से कम हो जाएगी। तो पीछे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आपकी करंट रेशो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। उसकी रीजन क्या है? तो हम कह रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर और अगर न्यूमरेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज करें, पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई कैश पे कर रहे हैं और हमारे पेएबल्स कम हो रहे हैं, तो जितने से कैश कम होगा उतने से पेएबल कम होंगे। करंट एसेट से भी कैश उतना कम हो गया, करंट लायबिलिटी से भी अमाउंट उतनी कम हो गई। एक बात तो ये हो गई। और अगर आपकी रेशियो प्रीवियसली जो रिलेशनशिप है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो ओवरऑल रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगा कि न्यूमिनेटर कम अमाउंट से डिक्रीज होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर, कॉजिंग एन इंक्रीज इन करंट रेशियो। बेसिकली इट्स मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, लेट्स सपोज कि अगर मेरा करंट रेशियो लेस देन 1 होती तो फिर ऑपोजिट सिचुएशन होती। ठीक है, ओके। अ कंपनीज क्विक रेशियो इज 1.2। Company's quick ratio is 1.2. If inventories were purchased for cash, अगर मैंने कैश दिया और इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो गई, तो वो कह रहा है कि मेरे क्विक रेशो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। पहले तो बात है मेरा कैश जो है वो कम हो गया, कैश कम हो के मेरे पास क्या आ गई? इन्वेंट्री आ गई। करंट एसेट्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? करंट एसेट्स के अंदर कैश भी है, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री भी है। बट क्योंकि कैश कम हो गया, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, क्विक रेशो के अंदर इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो मेरा न्यूमरेटर है वो छोटा हो जाएगा। न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो मेरी रेशो और फॉल हो जाएगी। तो एक ही जो आंसर है वो इस चीज को डिनोट कर रहा है, ए। अगर आपको करंट रेशो का, क्विक रेशो का फॉर्मूला याद हो, क्विक रेशो के दो फॉर्मूले, एक तो ये है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दूसरा है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो एक तो करंट एसेट्स के अंदर कैश आ गया, बैंक आ गया, इन्वेंट्री आ गई, अकाउंट रिसीवेबल आ गया। जब मैंने कैश स्पेंड किया, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, तो कैश ये भी कम हो गया और ये उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया सारा का सारा। तो मेरा न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया, जबकि करंट लायबिलिटीज पे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ओवरऑल मेरी रेशियो जो है वो फॉल कर गई है। ओके जी, नंबर 8। नंबर 8 क्या कह रहे हैं? ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, which of the following transactions will increase a firm's current ratio if the ratio is greater than 1? अभी हम इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर करके भी आए हैं, तो देख लेते हैं बस हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन। अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड, एक बात, एंड फंड्स रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड इन अ फर्म कैश अकाउंट।
तो मेरे रिसीवेबल कम हो गए हैं और मेरा जो है वो कैश इंक्रीज हो गया। जितनी अमाउंट से करंट एसेट डिक्रीज हुआ था उतनी अमाउंट से मेरा करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया। इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों फर्क न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर सेम ही आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज फ्रॉम कैश अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं, कैश हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कैश हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। ओके जी, लास्ट क्या है, अकाउंट्स पेएबल आर पेड विद फंड्स फ्रॉम कैश अकाउंट। तो हम कह रहे हैं कि भाई अभी आप ये ऊपर बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन है, रिवर्डेड है। तो वो कह रहा है कि अगर रेशो ग्रेटर देन 1 है, सेम अमाउंट से एसेट भी रिड्यूस हो रहा है, सेम अमाउंट से लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी करंट रेशो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, मैथमेटिकल वाला पार्ट। तो 8 वुड बी सी। नाइन्थ क्वेश्चन, रिसीवेबल टर्नओवर इज 10 टाइम्स। रिसीवेबल टर्नओवर का इज 10 टाइम्स। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स एंड पेएबल टर्नओवर इज 9 टाइम्स। कैश कन्वर्जन साइकिल बता दें। कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज। तो हमारे पास आ जाएगा कैश कन्वर्जन साइकिल, कि हमारे सिस्टम में कैश कब घूम के हमारे पास आता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 365 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो रिसीवेबल डेज आ जाएंगे। क्यों? रिसीवेबल डेज का क्या फॉर्मूला है, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। पेएबल डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा। ये जो आंसर आएंगे इनके ऊपर हम कन्वर्जन लगाएंगे तो हमारे पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा, दैट इज समथिंग 69 डेज। ये आंसर आ रहा। ठीक हो गया? ओके जी, 10 का सी। एन एनालिस्ट हु इज इंटरेस्टेड इन कंपनीज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का क्या मतलब है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी ने जो अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की हुई है, क्या कंपनी उसके ऊपर, कंपनी उनको फुलफिल कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं कि अगर वो कंपनी की लॉन्ग टर्म इसको देखना चाह रहा है, सॉल्वेंसी को देखना चाह रहा है, एबिलिटी टू सेटल इट्स लॉन्ग टर्म डेट, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी रेशियोज को वो चेक करेगा। अच्छा, क्योंकि ये आपने किया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको हिट एंड ट्रायल से ये बताता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है डिफेंसिव इंटरवल रेशो, जो हम इजीएस्ट तरीन निकाल सकते हैं। क्या डिफेंसिव इंटरवल रेशो जो फॉर्मूला है, ये लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला। हम क्या देख रहे थे कि क्या हम अपने बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस भी पूरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल बताता क्या है कि हमने कितने, जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर रिटर्न कितना जनरेट किया है। इन दोनों रेशो से हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कहीं पता नहीं चल रहा कि हम पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। डिफेंसिव इंटरवल रेशो जो है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ है। रिटर्न ये हमें बताता ही कुछ और है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी का मैयर है, ये बताता है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो पीछे जो एक चीज रह गई है फिक्स चार्ज कवरेज रेशो। इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा तो नहीं, बट फिर भी इफ इट यू कम अक्रॉस दिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, लास्ट क्या रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें क्या बता रही है, वो कह रहा है सेल्स गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, प्री इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 300 के गिवन है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सबसे पहले आपको EBIT निकालना है। EBIT के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस प्री इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपके पास क्या आ गए हैं, 300 के। तो EBIT आपकी 300 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 100 है, तो आपकी जो रेशो आ रही है वो आ रही है 3 टाइम्स आ रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताती क्या है कि हमारा, हमने कितना प्रॉफिट कमाया और उससे हम कितने टाइम्स अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर सकते हैं। जितनी ये रेशो बड़ी होती जाती है उतना हम लोग कंफर्टेबल होते जाते हैं कि भाई हमारे पास इतनी अर्निंग है, उसमें से सिर्फ इतना इंटरेस्ट पे करना है।
ज्यादा बड़ी रेशो भी बुरी होती है, क्यों? क्योंकि आप डेट का जो क्या एडवांटेज है वो आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि इसके बीच में आपको बैलेंस रखना है। और बैलेंस कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है? हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं कि इंडस्ट्री की इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या चल रही है और हमारी क्या चल रही है। दूसरी बात है, टू लेस ऑफ डेट इज बैड, टू मच ऑफ डेट इज बैड, तो यू हैव टू बैलेंस आउट। तो आप अपने देख लेते हैं कि नॉर्म क्या चल रहा है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? डू पॉन्ट रेशो एग्जांपल है डीकम्पोजिशन की, डू पॉन्ट रेशो के अंदर। और हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, डू पॉन्ट रेशो के अंदर हमें कह रहा है कि स्टाररेट इनकॉर्पोरेशन हैज मेंटेन अ स्टेबल एंड रिलेटिवली हाई आरओई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18% ओवर द लास्ट 3 years। तो हमने लास्ट 3 ईयर में 18% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है टू आर इन्वेस्टर्स। अब वो कह रहा है यूजिंग ट्रेडिशनल डू पॉइंट एनालिसिस टू डीकम्पोज दिस आरओ इनटू थ्री कंपोनेंट्स एंड कमेंट ऑन ट्रेंड्स इन द कंपनी यूजिंग परफॉर्मेंस। तो वो कह रहा है कि पहले तो एक तो ये करो, इसको ब्रेक डाउन करो, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसके ऊपर एनालिसिस भी करके देखें। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आरओई हमारा कितना आ रहा है। आरओई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो सबसे पहले तो हम लोग नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी कर लेते हैं तीनों ईयर्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एग्जैक्ट आरओई कितनी आ रही है। तो अगर आप नीचे देखें तो इसने एनालिसिस किया हुआ है। 2003 की जो आ रही है वो 18.1% आ रही है, 2004 की 18 आ रही है, और 2005 की 17.4 आ रही है। ओके, सेकंड केस में क्या है, हम अब डू पॉइंट को यूज करते हैं टू सॉल्व द एनालिसिस। डू पॉइंट में क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज, एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये तीनों चीजें हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पता है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला भी आपको पता है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी फॉर्मूला आप सबको पता है। तो हम इस तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके इनको डीकम्पोज कर लेंगे इन अ डू पॉन्ट फॉर्मेट। तो अब हम ये देखना है कि भाई ओवरऑल सिस्टम में हमारे पास क्या चीज आई है। अब देखें कि सबसे पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या था। 1.93 था, फिर इंक्रीज होके कितना हो गया हमारे पास? 2.34। आई थिंक दिस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये अभी हम ऊपर से 21.5 उसको निकाल ही लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है 21.5 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ 305। एक एक निकाल लेते तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको गैस करना। ओके, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर है हमारे पास इसमें? नहीं, जस्ट अ सेकेंड। 21.5 डिवाइडेड बाय 305, तो ये हमारे पास आ गया 7.04%। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एसेट्स ओवर इक्विटी, एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। कि जितने भी हमारे पास एसेट है उसमें से इक्विटी के कितने फाइनेंस है, दैट इज 230 डिवाइडेड बाय 119। ये मैं अभी किसकी फाइंड आउट कर रहा हूँ? 2003 की। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.932, और इसका आंसर आ गया 7.04%। और आखिरी चीज क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज भी आ गया, नेटवर्क। अब आ गया हमारे पास एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो रेवेन्यू इज 305, टोटल एसेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं 230 आ रहे हैं। 305 इन डिवाइडेड बाय 230, तो ये आ रहा है 1.932।
326। अगर हम इसी के ऊपर कंपेयर करेंगे, हमने क्या निकाला है बेसिकली, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट मार्जिन, 1.326 इज एसेट टर्नओवर एंड दिस इज फाइनेंशियल लेवरेज। तो देखिए हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि जो हमारा एसेट टर्नओवर है वो भी फॉल करता जा रहा है, और फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो हमारी इंक्रीज करती जा रही है ओवर द ईयर। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो एसेट टर्नओवर है और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है, और इसकी वजह से नेट, जैसे कहते हैं ना, द इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग नेट मार्जिन एंड टर्नओवर ऑन आरओई have been offset by a significant increase in leverage। इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, जो हम लोग ये मेंटेन कर सकें 18% की, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्या है कि पहला वो क्या कह रहा है, टोटल एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन ये दोनों डिक्लाइन हुए, हमने देख भी लिया है ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं। सेकंड से कह रहा है कि ऑफसेट किससे हो गया, आपके इंक्रीज्ड फाइनेंशियल लेवरेज से। आप फाइनेंशियल लेवरेज लेते जा रहे हैं, ये पोर्शन बड़ा होता जा रहा है तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अच्छा, द एनालिस्ट शुड बी कंसर्न्ड अबाउट डिक्रीज इन नेट मार्जिन एंड डिटरमिन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस दैट हैव कॉज्ड दिस। तो कह रहे हैं पहले पॉइंट पे एनालिस्ट को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या रीजन है नेट प्रॉफिट मार्जिन के डिक्लाइन होने की। क्या मेरी जो प्राइस है वो कॉस्ट मेरी कवर नहीं कर रही, या मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई है, व्हाट सीम्स टू बी द रीजन। अच्छा, सेकंड केस में उसे परेशानी क्या चीज करना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेजिंग हमारी बढ़ती जा रही है, जितना बड़ा नंबर फाइनेंशियल लेवरेजिंग का आ रहा है, दैट मींस एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। एसेट्स तो आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, दैट मीन्स जितने भी नए एसेट्स आ रहे हैं या जो करंट एसेट है उनमें से इक्विटी फाइनेंस कम है, तो इसका मतलब कहाँ से फाइनेंस हुए हैं, डेट से हुए हैं। जितना आपके सिस्टम में डेट ज्यादा आता जाएगा उतनी आपकी लेवरेज बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से क्या होते जाएंगे, आप रिस्की होते जाएंगे। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज होने से आपकी आरओई तो मेंटेन हो गई है, बट साथ साथ यू हैव बिकम रिस्की। तो अगर एसेट ओवर इक्विटी हम कह रहे हैं ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसके इंक्रीज करने की क्या रीजन है, न्यूमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है, या डिनोमिनेटर वहीं खड़ा हुआ है, न्यूमिनेटर बड़ा होता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और इक्विटी से इंक्रीज नहीं हो रहे, तो कहां से हो रहे होंगे आपके पास, सेकंड फेज क्या है आपके पास, डेट से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, डेट जितना ज्यादा सिस्टम में होता जाएगा, which means you are getting more risky। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 4 का, एसेट टर्नओवर दिया हुआ है आपको 2 का, और डेट टू एसेट रेशो दी हुई है 60% की। हमने अभी फाइंड आउट क्या करना है, आरओई फाइंड आउट करना है यूजिंग डू पॉइंट रेशो। डू पॉइंट रेशो में एक होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर होता है, और फाइनेंशियल लेवरेज होता है। फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, एवरेज एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट टू एसेट रेशो दी हुई है, एसेट ओवर इक्विटी नहीं दिया हुआ, लेकिन डेट टू एसेट रेशो दी हुई है, और डेट टू एसेट रेशो ये कह रही है कि डेट टोटल एसेट्स का 60% है। तो अगर आपको याद हो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, तो इक्विटी कितने परसेंट होगी, 40% होगी। सही हो गया। तो अगर कंपनी के पास $1 के एसेट्स हैं, तो उसमें से उसने कहा 60% जो है वो डेट फाइनेंस्ड है, 40% जो है वो इक्विटी फाइनेंस्ड है, और यू कैन से 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि एसेट्स ओवर इक्विटी कितनी है, तो एसेट्स तो मेरे पास 1 के हैं और इक्विटी मेरे पास कितने की है, 0.4 की, तो दिस रेशियो विल बी 2.5। टोटल एसेट टर्नओवर मुझे गिवन है 2 का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास गिवन है 4% का। इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आरओई आ जाएगी, दैट इज समथिंग 20%। तो इस तरीके से वी कैन यूज डू पॉइंट रेशियो टू कंप्यूट आरओई। ओके, लेट्स कीप ऑन मूविंग। एक्सटेंडेड डू पॉइंट एनालिसिस आ गया हमारे पास। हमें करना क्या है, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, आपको एक दफा बस पढ़ना पड़ेगा, यू विल बी एबल टू डू इट। अब चलते हैं 24.4 के ऊपर। 24.4 में भी दिस इज सॉर्ट ऑफ ए क्विज। उन्होंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि वेयर वी एंड अप। ओके जी, पहला क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेडिशनल डू पॉइंट का जो फॉर्मूला है, फैन वाला। ट्रेडिशनल का मतलब है 3 पॉइंट वाला, फिर आ जाता है एक्सटेंडेड पॉइंट वाला।
तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला, वो अब अभी हम मल्टीपल टाइम्स करके आए। तो अगर हम गलतियां निकालना चाहें तो टैक्स रिटेंशन रेशियो नहीं आती, तो ये वाला तो गलत हो गया। सॉल्वेंसी रेशियो नहीं आती, ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली यू गो विद सी ऑप्शन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर। मल्टीपल टाइम्स हम लोग ये चीज कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसने यही कहा है कि ROE फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल डू पॉन्ट एनालिसिस। इट इज सिंपल टू डू। ROE फाइंड आउट करना है, हर चीज आपको गिवन है, ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई। मैं आपके लिए आंसर पोस्ट करता जा रहा हूँ। शुड यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूले में देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ 12% का, एसेट टर्नओवर दिया हुआ 1.2 का, फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई दिया हुआ 1.2 का। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो आंसर इज 0.1728 और 17.28%। सी आंसर है। ठीक हो गया। ROE फाइंड आउट करना है, और अब आपके पास क्या गिवन है, एक्सटेंडेड इक्वेशन गिवन है। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर RGB EBIT ओवर रेवेन्यू। ये आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया, एक चीज आ गई। टैक्स रिटेंशन रेट क्या है, 60% आ रहा है। अगर टैक्स रिटेंशन रेट 60% आ रहा है, तो ये हमें क्या पता चल रहा है, टैक्स बर्डन कितना है। टैक्स बर्डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैक्स रेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स रिटेंशन रेट आ जाएगा 0.6%। तो आपको टैक्स रेट पता चल गया कितना है आपके पास, 40% है। ओके, फिर आपके पास रेवेन्यू और एसेट दिए में, दिस इज एसेट टर्नओवर रेशो। करंट रेशो गिवन है, क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या ये कहीं पे यूज होती है, इसका कोई लिंक नहीं है फॉर्मूले के अंदर, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। EBT ओवर EBIT, ये हमें क्या बता रहा है, इंटरेस्ट बर्डन बता रहा है। दिस इज आर इंटरेस्ट बर्डन। और एसेट ओवर इक्विटी हमें क्या बता रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज। इन शॉर्ट सब ने मल्टीप्लाई होना है, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये आ गया हमारे पास टैक्स बर्डन। फिर आ गया हमारे पास इंटरेस्ट बर्डन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.1 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फिर बाकी दोनों फाइनेंशियल जिसे कहते हैं लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.9। और आखिरी क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल लेवरेज के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अल्लाह बल्ला करे, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर इज 1.8। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 18.47%। 18.47%। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था ताइफ। ठीक हो गया। ओके जी, 4 and 5। 5 I think you can do, and 4 is simple to do, you can do it yourself। 4 का आंसर है C, 5 का आंसर is A। You can solve them yourself, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। I don't think so इसमें अब कुछ और बात पड़ी हुई है। ओके, ग्रोथ रेट्स, अर्निंग पर शेयर, क्रेडिट एनालिसिस, leave this exercise 24.5। एंड ये हमने सारा जो टॉपिक है कवर कर लिया। अच्छा, इसका हैंड आउट आपके पास अवेलेबल है। मेक श्योर हाउ यू इंटरप्रेट इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस, कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। इंटरप्रिटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क। तो इंटरप्रिटेशन उन्होंने नीचे करके दी भी ऑलमोस्ट सारों की। तो इंटरप्रिटेशन से यू विल बी एबल टू गेस के बेसिकली करना क्या है और करना कैसे है। I hope so this was useful to you, or if you have any further queries just let me know।